जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यूपी पीसीएस 14 मई को जो होने वाला है 2023 को, उसके लिए हम लोग रणनीति बनाकर चल रहे हैं। आज हम दृष्टि का देखेंगे, यूपी पीसीएस वाला टेस्ट सीरीज। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस समय डिमोटिवेशन बहुत मिलता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपने ही तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि सब कोई जो टॉपर होता है उसको भी नहीं पता होता है कि हम इतना कर लेंगे। इसलिए 120 क्वेश्चन तक जो कर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं सोचना बहुत ज़्यादा। एक बात और है दोस्तों कि हम लोग सीसैट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको भी थोड़ा देख के ही चलेंगे, क्योंकि सीसैट में भी आदमी बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाता है। इसलिए आराम से पढ़ाई करेंगे जितना भी समय हो सकेगा और अपने तैयारी पे लगे रहेंगे। तो आइए बिना विलम्ब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेधा पाटकर, चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो, जादव पायेंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो चारुदत्त मिश्रा हैं, इन्हीं को व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको जो है अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया था। ये हिम तेंदुआ के संरक्षण संबंधी हैं। इनका हिम तेंदुआ को बचाने में इनका बहुत योगदान है। हिम तेंदुआ जो होते हैं उन्हीं के बचाने के लिए इनको जो है पुरस्कृत किया गया है। किससे? व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्य को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। जो जैव विविधता नियम है इसको इसलिए लागू किया गया था, इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो जैव विविधता पर, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बीडी पर जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन हुआ था, इसी को लागू करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया था, यानी कि जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया था। और यहाँ पे जो कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गठित किया गया था। तो ये बिल्कुल इसलिए गलत है क्योंकि इसका गठन हुआ था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। भारतीय वन्यजीव इसका किसका हुआ था? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। तो ये आपका अब सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि मृदा, जल, वायु, प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है कि अप्रदकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन केवल सही है, पहला इसमें गलत है। जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक, जैविक घटक में कौन शामिल होता है? जैसे जैविक घटक में जैसे हो जाते हैं जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव, ये इसमें शामिल होते हैं, मतलब जिसमें जान होता है। और इसमें होता है
जल, नदी, तालाब, मृदा, वायु, ये सब किस में शामिल होते हैं? अजैविक में। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। मृदा, जल क्या है? ये सब अजैविक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 सही है। अपरदकारी का मतलब होता है जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव के तौर पे लोग क्या करते हैं, ये कार्बनिक में पदार्थ में, जैसे सड़े गले पदार्थ में बदलते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, इन सबको ये कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, तो यही चीज़ होता है ये। और ये जो अपरदकारी होते हैं, ये सूक्ष्म पोषी के, सूक्ष्म जो उपभोक्ता होते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं ये। सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं ये मृतोपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। मृतोपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। तो मरे हुए पौधों को जो है, इसमें जैसे कहा जाता है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मृत पौधों, मृत जानवर वगैरह को अपरदकारी मतलब करके कार्बनिक में परिवर्तित कर देते हैं। और यहाँ उपभोक्ता अगर हम बोलें कि सूक्ष्म उपभोक्ता, तो उपभोक्ता 2 प्रकार का होता है। एक तो उपभोक्ता उसे कहते हैं जो अपना भोजन बनाने में समर्थ हो, उसे परपोषी या बोलते हैं, या भक्ष्यपोषी। उपभोक्ता वैसे 2 रूप में होता है। एक बृहत उपभोक्ता होते हैं, जैसे ये पौधे या जंतु दोनों को खा जाते हैं, और एक सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, जैसे ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा कह रहा है इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था, तो इसमें सही कूट के देख के चुनना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। इसका हिंद महासागर में नहीं होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। तो ये होता है आपका बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। कहाँ होता है? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये होता है, उत्तरी खाड़ी में होता है ये अभ्यास होता है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ये अभ्यास होता है। ये 2022 में स्टार्ट, 24 मई 2022 को हुआ था। कब? 24 मई 2022 को हुआ था बोंगो सागर अभ्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। दूसरा है कि ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अब यहाँ पे आवृत की बात किया है, तो देख लेते हैं। एक होता है वृत्तबीजी, वृत्तबीजी, और एक आपका होता है आवृतबीजी। आवृतबीजी और वृत्तबीजी। वृत्तबीजी का मतलब जिसमें बीज पाया जाता है, जिसमें बीज होता है उसको वृत्तबीजी कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको आवृतबीजी कहते हैं। तो साइकेड क्या है आपका? साइकेड एक आवृतबीजी नहीं है, बल्कि वृत्तबीजी है। और जो यहाँ पर वृत्तबीजी होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, एक वृत्तबीजी, एक वृत्त और एक द्विबीजपत्री। जैसे अभी आप ले लीजिए आम में एक होता है, और आप यहाँ पे ले लीजिए चना में आप जब उसको खोलेंगे, ऊपर का उसका छिलका निकालेंगे, तो 2 बीज होते हैं, 2 पार्ट में टूटते हैं। चना दाल हो गया, और ऐसे ही कई चीज़ होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है कि बायोरेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। दूसरा है कि स्कर्मस ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो है ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, सी सिर्फ सही है। पहला गलत है। क्यों गलत है? जो बायोरेमेडिएशन है, इससे क्या होता है? यह एक विधि है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जो है जल की सतह से तेल को वो बैक्टीरिया
आकर खा लेती हैं तो वो जल की सतह साफ हो जाती है। और इसलिए जो बायो रेमेडिएशनल है ये तीव्र नहीं बल्कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जो सबसे तीव्र प्रोसेस है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, जब समुद्र पे तेल फैला हुआ तो उसको साफ करने के लिए सबसे तीव्र हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं जलाने की विधि जो होती है, तेल को उसी पे जला दिया जाता है। तो यह सबसे तीव्र जो है साफ करने की विधि है, जब हम सतह पे तेल फैला हो उसे जला दें। और यहाँ पे कह रहा है इस कर्मक एक ऐसे उपकरण है जिनकी जल की सतह पे गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है। तो इसमें आपको कह रहा है शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी में सेवानिवृत्त कर्मचारी, बीपीएल परिवार के लिए, सेवानिवृत्त सरकारी के लिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। सेवानिवृत्त जो है सरकारी, उन्हीं के लिए इसको अलग किया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, कह रहे हैं सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोड, क्रीड। तो इसमें आपको हम एक चित्र बना के बताते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, तो इसमें मान लो ये क्या हो गया आपका, ये सूर्य का क्रोड हो गया, इसको हम क्रोड बोल दे रहे हैं। और इसका जो तापमान होता है लगभग 50 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और यहाँ पे ऐसे सौर्य कलंक होते हैं जिसकी इसमें चर्चा नहीं किया है, सन स्पॉट इसी को बोलते हैं। सन स्पॉट होते हैं, इसे बिंदी बिंदी होते हैं इसके अंदर। और ये जो यहाँ पे एक छल्ला है, ये इसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल बोलते हैं इसी को, प्रकाश मंडल बोलते हैं, जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसी के बाहर एक और पाया जाता है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल इसी को बोला जाता है। 3,24,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, 32,400 होता है। और इसी पर ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और इसी को जो ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, इसी को हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना। इसका जो होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ये आपका इसमें हो गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है नौ नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। तो बाज नहीं होगा, गिलहरी नहीं होगी, चमगादड़ इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें चमगादड़ हो सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्तनपायी है जो क्या होता है, उड़ सकता है, बाकी नहीं उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, यह नया उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। दूसरा है, इसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों के दोनों ही सही हैं। इसमें दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस परियोजना के तहत जो है अधिकतम 25 लाख रुपया किसमें, विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण मतलब विनिर्माण क्षेत्र में कितना है, विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख दिया जाएगा लोन। और सेवा क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपए का इसमें लोन दिया जाएगा। ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जीता? बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय या सिल्वर ओको विश्वविद्यालय? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन विश्वविद्यालय ने जो है इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीता है 2021 का। तो ये कब होता है? ये 2021 में ही हुआ होता है। और इसमें जो जैन विश्वविद्यालय है इसने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 17 गोल्ड मेडल और 15 रजत जीता था और 19 कांस्य पदक, इसने इतने टोटल जीते थे। और यह दूसरी बार जो है जीता था, चैंपियन दूसरी बार इसने बना है। और यहाँ पे जो अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसने जीता था, तो एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा लगभग 51 मेडल टोटल जीते थे। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कीट बच्ची पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है उनमें अक्सर कई आकर्षक होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि डोसेरा और एल्ड्रोवांड के इसके उदाहरण हैं। ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यह है कि संक्रामिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। कारण है कि संक्रामिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संगम क्षेत्र है। तो इसमें दोनों का दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। संक्रामिका का इंग्लिश अगर देखेंगे इकोटोन इसी को बोलते हैं, इकोटोन इसी को बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों ही इसमें सही हैं। इकोटोन को ही संक्रामिका कहा जाता है, कोई कन्फ्यूजिंग की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा 17वीं एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वार्नर मीडिया द्वारा, रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर्स द्वारा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा या पैरामाउंट ग्लोबल के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। AIDB द्वारा जो है 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे हम देखें कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना जो होती है आपकी AIDB की, तो इसकी 1977 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा जो है होती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं संस्कृत मतलब यूनेस्को के तत्वाधान में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित है। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को, रक्त बैग को, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को या उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक बैग को? तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग है इसको समाप्त करने के लिए इस अधिनियम पे ये अधिनियम लक्षित है। 2 साल के भीतर इसको समाप्त करने के लिए कहा गया था। इसमें जो रक्त बैग है इसको छोड़कर, रक्त का बैग जो होता है ये भी क्लोरीन का ही बना होता है और बाकी सारे ग्लव्स वगैरह जो होते हैं इनको समाप्त करने के लिए सरकार ने कहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला है 16 की परवाल विरंजक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कह रहा है कि जब परवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने उत्तकों के अंदर रहने वाले जुजोथेलो को अलग कर देते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है परवाल विरंजक एक प्राकृतिक क्रिया है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाए, 1 और 2 इसमें आपका दोनों हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परवाल विरंजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। लखनऊ में
पटना में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन 2022 में किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन था, 3 दिन का सम्मेलन ये था। किसके द्वारा? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसको किया गया था। कब? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है कि यह सभी पौधों से उत्पादित 90 से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दूसरा है कि फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 2 सही हो जाएगा। पहला इसमें आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो जो है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, ये 60% ऑक्सीजन सभी पौधों से करता है, ना कि 90%। तो 60% ऑक्सीजन क्या करता है? उत्पादन करता है, ना कि यहाँ पे 90% करता है। और फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म जीव है जो ताजे पानी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। कह रहा है कि यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है। जी बिल्कुल सही है। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल 2008 या वर्ष 2008 में लागू हुआ। यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2008 में नहीं लागू होता है, बल्कि 2005 में इसमें लागू होता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है 11 दिसंबर 1997 में क्या होता है? ये जापान में ये होता है। क्योटो, जापान के क्योटो शहर में इसको अपनाया जाता है और इसके समर्थन के कारण इसको 16 फरवरी 2005 को इसको लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। इसका काम था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को जो है कम करना, इसके लिए इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तुलना में बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? तो 396 किलोमीटर, 296.07 किलोमीटर, 196.07 किलोमीटर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपका 296.07 किलोमीटर कुल लंबाई है और ये कुल टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो कितने जिले? 7। कौन कौन से हैं? तो चित्रकूट हो गया आपका, चित्रकूट, बांदा हो जाएगा, बांदा, महोबा हो जाएगा आपका, महोबा, हमीरपुर, जालौन और आपका औरैया हो जाएगा, इटावा। ये 7 जो है जिलों से होकर गुजरता है। इसको 16 जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री ने जो है इटावा से निकलने वाले बुंदेलखंड का इसका उद्घाटन किया था। कब? 16 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा। अगला 21 नंबर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 63, 122, 150, 176। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 100 कितना नंबर है? 50 नंबर है, जो कि 2021 में कितना होता है? तो 2021 में कभी कभी पूछ लेता है, 2021 में 142वें स्थान पर था। तो 142वां रैंक था 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, इसमें प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश है नॉर्वे को जो है प्रथम स्थान मिला है। और यहाँ पे इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 2022 से लगातार इसको जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये पेरिस में स्थित एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? चेन कुरिंजी यह हिमालय में पाया जाता है, यह आपका क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा।
इसका उपयोग गठिया उपचार के रूप में किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस हिसाब से आपका सही हो जाएगा कि इसका उपचार गठिया रोग के इसमें किया जाता है। और जो कह रहा है ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ? जो भारत के पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। और कहाँ? अगस्त्यमाला बायो रिजर्व के लिए ये जो स्थान है, अगस्त्यमाला बायो रिजर्व जो है इसी के पास से पाया जाता है, जो एनाकार्डियसी परिवार से संबंध रखता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लूटा ट्रैवन कोरिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये पूछ सकता है वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बायोम है और क्षेत्र है। टैगा, तो टैगा का संबंध उप आर्कटिक से संबंधित है। टुंड्रा किससे संबंधित है? आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। सवाना है उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। घास भूमि समशीतोष्ण। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी आंसर इसमें सही है। अगला है, क्या रहा है 24 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में, मिजोरम में। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से संबंधित लेवेंडर फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है, पूछ रहा है। अभी ऊपर बताए हैं वृतबीजी और आवृतबीजी। तो आवृतबीजी जो है, आवृत मतलब जिसमें बीज पाया जाता है, तो मकई, आलू, सहबीजी। तो ये आपका शंकु जो है, शंकु का बीज आवृतबीजी नहीं है। इसको हम अनावृत के बीच में रखते हैं। किसको? अनावृतबीजी के बीच में रखते हैं। जैसे वृक्ष, शंकु वृक्ष हो गया, साइकस एक होता है, ये भी इसी का पार्ट है, साइकस भी इसी में होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशमक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, सभी के सभी जो है स्नेहक में आपके आते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश नहीं, मिजोरम नहीं, आपका सी आंसर बिहार में इसका उद्घाटन किया गया अप्रैल 2022 में। तो आपका ऑप्शन इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बिहार के पूर्णिया जिला में, कहाँ? पूर्णिया जिला में इसको उद्घाटित किया है 105 करोड़ की लागत से। यह क्या होगा? ये अनाज आधारित जो एथेनॉल इसको पूरा करेगा। तो सी ऑप्शन सही। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कणकीय प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है कि कणकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। दूसरा है कि 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। कणकीय प्रदूषक को पार्टिकल पोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल पोल्यूशन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। पहला जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एरोसॉल होते हैं, तो ये गलत है। कणकीय प्रदूषण वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये सूक्ष्म ठोस या द्रवित बूंद या एरोसॉल तीनों में पाए जाते हैं। द्रवित रूप में भी पाया जाता है, जबकि यहाँ पे केवल एरोसॉल कहा, इसीलिए गलत। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। केवल शब्द जहाँ भी प्रयोग करेगा ज़्यादातर वो चीज़ें गलत ही होंगी, चाहे जिसमें संबंधित हो। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? चौथा नंबर का, तो ये भी आपका करंट है, करंट से संबंधित है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य नहीं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, सुहागी वरवा वन्यजीव अभयारण्य। आपका इसमें ऑप्शन डी सही है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को भी क्या हुआ है? चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 53वां टाइगर रिजर्व। अब टाइगर की बात किया है तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था?
1973 में इसको शुरू किया गया था इसके संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है कि दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग्स वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो इसमें आपका 25, 35, 50, 75 या 25। तो सही आंसर हो जाएगा 75 के 75 जिलों में जो है ड्रग्स वेयर हाउस स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। तो आपका इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया गया 4 मई को, 17 मई को, 20 मई को या 28 मई को? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें 20 मई को राष्ट्रीय लुप्त जो है मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया गया 20 मई 2022 को। इसका उद्देश्य है कि जो प्रजातियां हैं उनके प्रति जागरूकता मनाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। राष्ट्रीय उद्यान है और स्थान दिया है। तो जैसा कि सैडल पिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वाल्मीकि बिहार में है, गिर कहाँ पे है? गुजरात में है, कालेसर कहाँ है? हरियाणा में। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था 1976, 1986, 1992, 1996। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में राष्ट्रीय वानिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? पहला है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का अधिकतम विकास प्रभाव, ये आपका है। दूसरा है कि एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों को दोनों है इसमें सही है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2014 में इसकी स्थापना होती है। किसके? तो जो ब्रिक्स देश था, ब्रिक्स के जितने सदस्य थे इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसके बांग्लादेश सदस्य हैं, एनडीबी के बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और उरुग्वे, यही जो है इसके अभी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कि अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कि इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे अप्रभावित रहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुटकी द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता का उदाहरण है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ अंतरजातीय परजीविता का मतलब होता है कि जब 2 प्रजाति के बीच अंतःक्रिया हो जिसमें एक जाति को क्या होता है दूसरे जाति पर पड़ने वाले प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है, लेकिन पहली जाति को दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण, बड़े वृक्ष जो होते हैं छोटे पौधों को छाया देते हैं और छोटे पौधों की वृद्धि को धीमा कर देते हैं, जबकि छोटे पौधों का बड़े पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपका पहला ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सहजीविता और परजीविता की बात होती है। इसमें क्या होता है, एक जाति को जो सहभोजित होता है उसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावी रहता है। जैसे भैंस बैठी होती है और कावा उसका कान खोद खोद के खाता है, तो कावा अपना भोजन कर लेता है लेकिन भैंस को कोई इसमें घाटा नहीं होता है। दूसरा परजीविता होता है, जैसे यह कह रहा है परजीविता ये बोलते हैं एक जाति को क्या होता है लाभ होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। जैसे कुटकी हुआ, वो खून चूस लेती है
और दूसरा के क्या होता है, ब्लड निकल जाता है। तो कुटकी को लाभ हो गया, दूसरे को हान। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती। लक्षद्वीप द्वीप समूह सही है। कच्छ की गाड़ी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका मन्नार की खाड़ी, ये भी सही है। खंभात की खाड़ी में जो है परवाल भित्ति नहीं पाई जाती, ये आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, कह रहा है 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देश में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने की निर्देश दिया है। तो ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है। कृषि विभाग के, पंचायती राज संस्था विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ग्रामीण विकास विभाग है, इसी से जो है इसने निर्देशन दिया हाईटेक नर्सरी विकसित करने के लिए। प्रत्येक नर्सरी की जो लागत होगी 1 करोड़ रुपया होगी, और कितना होगा, 1 करोड़ होगा, और लगभग 15 लाख पौधे प्रत्येक नर्सरी में होंगे। अगले क्वेश्चन 38 नंबर कि राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रीय उद्यान के लिए संरक्षण मूल्य निर्देशित किए गए हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यह अभ्यावरण जो है राष्ट्रीय उद्यान मूल्य के लिए 1972 में निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि किस में है, तो ये है राष्ट्रीय उद्यान की जो है भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व के स्तर पे इसको मान्यता दिया जाए। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा, वन्यजीव संरक्षण उच्च संस्थान द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस द्वारा। तो ये आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसी ने जो है इसको सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया है। तो इसमें आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, कह रहा है कि सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। पहला है पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। दूसरा है विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। तीसरा है ऑक्सफैम और यूएन वुमेन द्वारा। चौथा आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और यूनिसेफ के द्वारा जो है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट जो है GREAT संयुक्त जो है प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, मकबूल अहमद आज़मी गलत, राजा राम मोहन राय जो है इन्हीं की जयंती जो है 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक का 250वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जो है कौन मना रहा है, तो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव पे जो है इसका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका मनाया जा रहा है। और इन्हीं के द्वारा कुछ और बातें हैं कि राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। कब, 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया। 1980 से 1990, 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020। तो आपका इसमें आंसर डी सही हो जाएगा इसमें कि जो 2010 से 2020 के लिए जो है UN ने इसको क्या घोषित किया है, डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होता है, यहाँ सही है, सही है ये।
कह रहा है इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। तो दोनों के दोनों इसमें ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। मांसल का मतलब यहाँ होता है गूदादार होती हैं। क्या होती हैं? इनकी पत्तियां गूदादार होती हैं, जो या तो कटीली पत्तियां होती, छोटी छोटी पत्तियां, जो क्या होता है पानी को उत्सर्जन होने से रोकती हैं, जल वाष्प को जो है रोकती हैं, सहायता करती हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्या को सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ता है। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन ए इसमें सही है। जलवायु परिवर्तन से जो है भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। संगठन है, स्थापना वर्ष है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1962 में होती है। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका केंद्रीय चिड़ियाघर, तो 1992। राष्ट्रीय जैव, तो ये हो जाएगा 2003 में, और वन्यजीव अपराध 2007 में। तो ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि मानव और जैवमंडल कार्यक्रम MAB पहला है ऑप्शन है किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN। तीसरा है ग्रीन पिग्स। चौथा है यूनेस्को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है डी नंबर, इससे संबंधित है मानव जैवमंडल कार्यक्रम। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है इसको यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को ने इसको जो है लॉन्च किया है, या इस यूनेस्को द्वारा क्रियान्वित पहल है। तो ये आपका आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर, कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? कन्हैया लाल मिश्रा, आवरण अग्रवाल, शांति भूषण, अजय कुमार मिश्रा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो अजय कुमार मिश्रा हैं, इन्हों को जो है उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता भी नया नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो थे इनका क्या नाम था? तो राघवेंद्र। इसके पहले जो थे इनका राघवेंद्र इनका नाम था। और इसका जो है महाधिवक्ता का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 165 में, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। 48 है, कह रहा है एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा पराक्रम जो बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है अनुकूली विकिरण, जैविक विकिरण, चयनात्मक विकिरण या प्राकृतिक विकिरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो अनुकूली विकिरण होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ये जो सारा प्रोसेस। अनुकूली विकिरण के अंतर्गत जैसे एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों के विकास का पराक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण बोलते हैं। इसको किसने दिया था? तो इसको डार्विन के फिंच में पहली बार इसको जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा 49 नंबर, कह रहा है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहले बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों में निवास करते हैं, सही है। दूसरा, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजाति चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। तो ये भी आपका सही, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। पहला सही नहीं है क्योंकि ये द्वितीय अनुक्रमण की बात नहीं है। ये प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है? जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करता है। ये प्राथमिक अनुक्रमण की बात कर रहा है, द्वितीय नहीं। कौन से? प्राथमिक अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण की इसमें बात कर रहा है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। इंडियाई
INDIAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है कि भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्र का एकल केंद्रीकृत ज्ञान है। तो इसमें आपका अगला है कि INDIAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेठी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD और IIT मद्रास का एक संयुक्त पहल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये पोर्टल है, इसी से संबंधित है। अगला है 51 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट SOFO 2022 जारी किया? खाद्य एवं कृषि संगठन, नीति आयोग, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है खाद्य एवं कृषि विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। कब? मई 2022 में। तो आपका ए ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक 2 साल में इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पे हम FAO के बारे में, FAO फूड और कृषि संगठन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो भुखमरी से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करता है। इसकी स्थापना 1945 में होती है, और इसको जो है 16 अक्टूबर 1945 को, तो 16 अक्टूबर में क्या होता है? 16 अक्टूबर में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर में क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस इसी के रूप में मनाया जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? रोम में है, रोम इटली में। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 52 नंबर, कह रहा है कि जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है कि नीतलस्थ जीव वे हैं जो जलराशि की तल में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि पेरिफाइटान अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतःपृष्ठ पर रहते हैं, जैसे पालवी पादप। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है कि नीतलस्थ जो जीव हैं वो जलीय राशि के निचले तल में या तल में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। जो यहाँ पे कह रहा है पेरिफाइटान, ये आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। जो पेरिफाइटान होता है ये जीव जो जड़ वाले पौधों के तने एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर निकले वाले तत्व होते हैं, जैसे अनावृत या आवृत शैवाल होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 53 नंबर है, कह रहा है भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नंदकान प्राणी उद्यान, मैसूर या मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। तो इसमें आपका 53 का डी सही हो जाएगा। मार्बल पैलेस जो चिड़ियाघर ये सबसे पुराना है। कब स्थापित हुआ? 1854 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता शहर में इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है 54 नंबर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया? ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो आपका पहला ही आंसर सही है, बलरामपुर में इसको जो है खोला गया है पहला, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है, एकदम गलत है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मिजोरम है, न कि मणिपुर है, मिजोरम है, ये आपका सही हो गया। और दूसरा कह रहा है कि इस पौधे की खेती कम पानी एवं शुष्क भूमि पर की जाती है। तो केवल ऑप्शन 2 इसमें आपका सही हो गया, 55 का सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 56 नंबर कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पत्तियों का, स्वप्नों का या किसी वृक्ष के वलय द्वारा उसकी आयु की गणना का। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसकी आयु की गणना का जो है किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 57 नंबर है, कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया।
दूसरा, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, पहला इसमें गलत है क्योंकि यह रतन लाल को नहीं प्राप्त किया गया बल्कि किसको प्राप्त किया गया है, तो प्राप्त किया गया है सिंथिया, इसमें सिंथिया जो है, सिंथिया रोसेनवेग, जो रोसेनवेग हैं इन्हीं को प्राप्त किया गया है। रोसेन, जहाँ पे रोसेनवेग को इन्हीं को प्राप्त किया गया है। तो ये आपका अब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहा है कि सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कह रहा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं, आपका ये सही है। दूसरा कह रहा है यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक प्रभाव में एक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन में जो है पोषक तत्व अत्यधिक हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा इसको फरवरी 2009 में गठित किया गया। तो ये आपका आंसर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अवशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 100, 150, 200 या 250। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250 जगहों पे जो है कचरे के प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा RATS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिम्स्टेक, SCO या G20 यूरोपीय संघ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है SCO से संबंधित है। या किससे संबंधित है, RATS SCO से संबंधित। तो RATS क्या है, तो यह आतंकवाद विरोधी संगठन है। RATS आतंकवाद विरोधी संगठन है। SCO की बात आई है तो SCO का गठन 2001 में होता है, इसका गठन 2001 में होता है और 2002 में SCO चार्टर हस्ताक्षरित किया गया और 2003 में इसको लागू किया जाता है। 2003 में इसको लागू किया जाता है। कौन कौन से देश हैं, तो एक हो गया आपका रूस है, चीन है, भारत है, नल्ला है, POK है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, गणराज्य है, किर्गिज गणराज्य है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। यही सारे इसके जो है वो है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की बात कर रहे हैं। नेकनामपुर झील, पोंग बांध झील या सस्तम कोटक झील, कोलोरी झील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो नेकनाम झील है यही है। यह कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में यह स्थित है। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट सबसे बड़ा यही स्थित है यहाँ पे हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। 1 जनवरी 1970, 1 अप्रैल 1973, 15 नवंबर 1980, 18 सितंबर 1991। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की उनको जो है देखती हुई जनसंख्या उनकी बहुत कम हो रही थी, इसी के लिए उनकी जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका जो है नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है पैंथर टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथर टाइग्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसको एक चीज़ और है, जो टाइगर था उसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण में अधिनियम 1972 के तहत प्रविष्ट 1 में रखा गया था और ICN की रेड लिस्ट में शामिल है। और जो साइट्स है इसमें प्रविष्ट 1 में शामिल है, साइट्स में। अगला क्वेश्चन है 64 कि भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के
मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। कब किया? 12 जून 2022, 13 मई 2022, 12 मई 2022, 13 जून 2022। तो आपका सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 मई 2022 को जो है, जो मुख्तार अब्बास नकवी है, इन्होंने अमृत सरोवर का रामपुर में उद्घाटन किया 13 मई 2022 में। अगला है 65, कह रहा है उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला कह रहा है कि उद्विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, एकदम से सही हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है कि दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, कह रहा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया जैव विविधता के लिए बाघ आबादी, ओजोन संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, जो 29 जनवरी 2000 के एफसीआई के द्वारा इसको समझौते को अपनाया गया था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 67 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। टाटा पावर कम्युनिकेट डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जो टाटा पावर कम्युनिकेशन डेवलप ट्रस्ट है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो है कौन सा है इसमें, ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि परवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? पहला है कैलोमाइडोमोनास, जुजोथिली, ओडोगोनियम या बैसिलिरियोफाइसी, बैसिलिरियोफाइसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो जुजोलैथी है, इसी का संबंध है परवाल जो है सहजीवी संबंध इसी के साथ रखता है। इसको हम कोरल भी बोलते हैं, कोरल। 69 नंबर है, कह रहा है कि अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछ रहा है। अमेजन फंड एक REDD प्लस तंत्र है। दूसरा है उन्मूलन से निपटने हेतु पूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। तीसरा है अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई बैंक, जो ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। चौथा है अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है कि इसका जो अमेजन फंड का स्थापना किया गया है, वनों उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए इसका स्थापना किया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? बिजनौर, रामपुर, जालौन, सहारनपुर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब कि 1, 2, 3 जो है बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर की इसमें चिन्हित किया गया है फूड प्रोजेक्ट के तहत। टोटल 15 जिले हैं इसमें फूड प्रोजेक्ट के तहत। टोटल कितने जिले हैं? 15 जिले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। और जो यहाँ पे तीनों जिला दिया है, ये रामपुर, बिजनौर और ये आम के लिए जो है आम के पेटी के जिले के तौर पे इसको विकसित किया गया है। आम से संबंधित हैं ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में बेपोर बंदरगाह स्थित है। कहाँ? केरल में। बेपोर बंदरगाह के लिए भी मई में जो है केरल सरकार ने 15 करोड़ रुपए का इसमें क्या किया है, लागत लगाने की घोषणा की है। 15 करोड़ रुपया जो आवंटित किया है। यह एक प्राचीन शहर है और यहीं पे एक झील पाया जाता है जो है बेपोर, केरल के जो है कोझिकोड जिले में स्थित है। सॉरी, बेपोर कहाँ है? केरल के कोझिकोड में स्थित है। अगला है 72, लुप्त प्राय प्रजाति के
अंतर्गत व्यापार पर अभिसमय साइट्स सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या किस वर्ष में लागू हुआ था? 1975, 1985, 1965, 1995। तो सही हो जाएगा आपका आंसर 1975 में साइट्स को जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़े में जलन होती है। दूसरा है कारण कि तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो इसमें आपका विकल्प देखते हैं, तो आपका ए इसमें सही हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है सही थे। अगला हो जाएगा 74। कह रहा उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार किया है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इंक्यूबेशन केंद्र और 11 मेगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की है। तो ये आपका गलत है, केवल ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 11 नहीं बल्कि 15 जो है मेगा फूड की स्थापना करने की बात कही गई है। बाकी सारे आंसर इसमें सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 74 नंबर का बी हो जाएगा। दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे। 11 मेगा और 45 इक्वेशन सेंटर की स्थापना की बात इसमें की गई है। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है 75 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी कि SAVAN का हिस्सा नहीं है? कह रहा है भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे चीन है, ये इसका हिस्सा नहीं है। किसका? SAVAN की। तो इसको 2011 में जो है पारो भूटान में शुरू किया गया था। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? जैसे भूटान हो गया, भूटान, भारत, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और आपका श्रीलंका। ये इसमें श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश है आपका, यहाँ पे बांग्लादेश है, सॉरी इसमें आपका बांग्लादेश है और आपका एक हो जाएगा श्रीलंका। तो हो ही गया, श्रीलंका हो गया और एक आपका पाकिस्तान हो गया, POK हो गया। तो ये 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। ये भी वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर